हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल कैरियर सर्किल में। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम आपके सिर पर आने वाले हैं, तो उन्हीं एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा सैंपल पेपर है वो है 2022 और 2023 में जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया था उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जो हमें दे रखा है उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान लगा लेते हैं कि वो कह रहा है लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल्स टू पी की पावर 3 और क्यू की पावर 4। ए की जो वैल्यू है वो दे रखा है पी की पावर 3 और क्यू की पावर 4। उसके आगे हमें जो दे रखा है यहाँ पर है एंड बी पी स्क्वायर क्यू की पावर 3, और जो हमारे पास b है वो p स्क्वायर और q की पावर 3 है। वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, और p और जो हमारे पास p और q हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। p एंड q आर प्राइम नंबर्स, आर प्राइम नंबर्स, तो हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं। उसके आगे कह रहा है इफ HCF A एंड B, इसका जो HCF है वो आपको दे रखा है p की पावर m और q की पावर n, और LCM है इसका, अगर LCM की बात की जाती है तो LCM है आपके पास p की पावर r और q की पावर s। तो हमसे पूछ रहा है कि m प्लस n में अगर हम r प्लस ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं तो प्राइम नंबर्स हैं तो इनका सॉल्यूशन देखिए आप किस प्रकार से होगा। तो यहाँ सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पर हमारे पास जो a है नंबर ये लिखा है p की पावर 3, तो p को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है, और q 4 बार है तो q को 4 टाइम्स लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, b की वैल्यू है, ठीक है, b की वैल्यू क्या है p स्क्वायर है, तो मतलब p को 2 बार लिखा जाएगा, और यहां पर q की पावर 3 है तो q को 3 टाइम्स लिखा जाएगा। अब मुझे अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में जो कॉमन होता है हमें वो निकालना होता है। तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, इधर p है, इधर भी p है, और इधर नहीं है, इधर q है, और इधर भी आपका क्यूब है, और इधर भी क्यूब है। अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूं तो इसका एचसीएफ आएगा पी स्क्वायर, क्यू कितना 3 टाइम्स तो क्यू की पावर 3। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम में क्या होगा, जो इसका एचसीएफ था वो तो आता ही आता है, तो इसका एचसीएफ था पी स्क्वायर और क्यू की पावर 3। बचा मेरे पास क्या, इधर पी बचा और इधर बचा क्यू, तो P इंटू क्यू बचा था। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं P की पावर 2 और 1, P की पावर 3, Q की पावर 3 और Q की पावर 4। तो अब देख लो यहाँ कंपैरिजन करके देख लो, ये लिखा था P स्क्वायर और Q की पावर 3, और इसका जो एलसीएम था P की पावर 3 और Q की पावर 4, Q की पावर 4। तो यहां से जो आपको मिला, देखो जरा इसका थोड़ा पेन का साइज बड़ा करते हैं, तो m की जो वैल्यू है वो तो 2 मिली, ठीक है, q की जो वैल्यू है वो 3 मिली। तो हमसे जो पूछा है वो देख लो, m प्लस n पूछा था, तो m और n तो 2 प्लस 3 इसका प्रोडक्ट, ठीक है जी, प्रोडक्ट निकाल देते हैं। r और s, r की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू 4 है, तो 3 प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा 7, 4 और 3 7, 7 5 जा 35, तो 35 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन होगा सी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो 35 वो राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड वो कह रहा है लेट पी बी ए प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फ्रैक्शन ऑफ P इज, अगर मेरे पास कोई P प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो वो नंबर जो वो खुद है और एक 1। तो अगर मान लो P एक आपका प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होंगे, एक P होगा और एक 1 होगा। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस यहां होता था सम ऑफ जीरोस, ठीक है, हाँ जी, उसके बाद x प्लस
जीरोज इक्वल 0 है ना, यहां पर है। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज मतलब ये आपका अल्फा है, ये बीटा, इन दोनों को जोड़ लो तो p प्लस 1 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मल्टीप्लाई कर दो p इंटू 1 इक्वल 0। अब इसका जो आंसर आप निकालेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका p प्लस 1, उसके बाहर बॉक्स के x और यहां आपका p इक्वल 0। अब जो भी ऑप्शन इससे मैच करता हो वो राइट आंसर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एक्स प्लस पी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि हम बोर्ड में आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी अपने यहां लिए घूमते हैं बेटा। चलिए आइए देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने स्क्रीन पर कि वो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, और जो पॉलिनोमियल आपके पास वो है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, एंड अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल है अल्फा बीटा के, देन p की वैल्यू पूछ रहा है। तो सम ऑफ जीरोज यहां से निकाल लो। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी की वैल्यू माइनस और माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू हो गया p। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू हो गई 3p और a की वैल्यू हो गई p, तो p से p कैंसिल हो गया, ये आ गया 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2 अपॉन p और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन 3 वैल्यू हो जाएगी p की, तो p की वैल्यू 2 अपॉन 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट, देन k की वैल्यू पूछ रहा है। इनकंसिस्टेंट कभी होगा तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आपके पास होता है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मेरे पास इन दो कॉलम से ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास जो दो इक्वेशन है ना वो देखो क्या है, 3x प्लस y की जो वैल्यू है वो 1 है, यहां से a1 की वैल्यू जो हो गई वो 3 हो गई, और जो b1 की वैल्यू है मेरे पास 1 हो जाएगा, y के कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। और जो दूसरी वाली इक्वेशन आपके पास है, दूसरी वाली है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 y इक्वल्स टू 2k प्लस 1। यहां से अगर मैं कहूं a2 की वैल्यू क्या है, तो a2 की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 2k माइनस 1, और मैं कहूं b2 की वैल्यू क्या है, तो b2 की वैल्यू है k माइनस 1। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो a1 की जगह पर 3, a2 की जगह पर है 2k माइनस 1, और b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है k माइनस 1। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 2k माइनस 1। तो 2k को इधर लाओ, 3 को उधर ले जाओ, तो 3k माइनस 2k आपका इक्वल हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा 3, तो k बराबर आ जाएगा 2। तो k की वैल्यू जो है आपकी वो होगी 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अब वीडियो को कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 5। वो कह रहा है इफ दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर आर पी जो है वो 3,4 है, कोऑर्डिनेट Q के -2,3 एंड R के कोऑर्डिनेट -3 -2, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टिसेस SR। अगर मैं आपसे कहूं एक फिगर मुझे बनाना है, और फिगर कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम। अगर एक पैरेललोग्राम है, तो मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है ये आपका,
और इसके कोऑर्डिनेट्स में मेंशन कर देता हूं। तो यहां पर p क्यूब आर एस, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,4 हैं और q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -2,3 हैं और जो r के कोऑर्डिनेट्स हैं वो -3,-2 हैं। हमसे इसके पूछ रहा है तो हमें पता नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब यहां आपको लगाना है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है भैया क्या होता है। आपको पता है मिड पॉइंट, अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है वो आपको अगर x के कोऑर्डिनेट चाहिए तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, अगर मुझे y के चाहिए तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां सॉल्व कर दो, अगर मुझे पी आर मतलब प्यार नहीं है, पी आर है, तो x1 और y1 अगर मैं यहां करूं, यहां मेंशन कर दूं, तो इसका मैंने मान लिया ये x1 है और ये y1 है, ये मैंने मान लिया x2 है और y2 है। ऐसे ही इसके मैंने x1 और y1 मान लिए और इसके मैंने मान लिया x2 और y2। आ जाओ जरा x पी आर के मान लो भैया, x1 3, x2 कितना है -3 अपॉन 2, y1 पे आ जाओ 4, y2 -2 अपॉन 2। अब आ जाते हैं जरा हम एस क्यू पर, तो एस क्यू के तो x1 मतलब -2 प्लस x2 x/2, y1 पे आएंगे तो 3 प्लस y/2। x वाले को x से कंपैरिजन करा दो, x वाले का थोड़ा x से कंपैरिजन करा दो, तो यहां पर 3, ये तो 0 ही हो गया, तो 0 इक्वल्स टू -2 प्लस x/2, ये नंबर इधर गया तो 0 में चला जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू -2 प्लस x, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ गई 2, मतलब ये वाला जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आ गया 2। अब y को कंपैरिजन करा दो, 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 अपॉन 2 हो गया इक्वल, इसका आ गया 3 प्लस y/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये नंबर इधर आएगा, तो 2 -3 प्लस का 2 इक्वल्स टू y, और y की वैल्यू हो जाएगी -1, y की वैल्यू हो गई -1। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 2, -1, 2, -1 आपका कहां है, 2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर इफ एएम एंड पीएन आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड PQR respectively, and AB square PQ AB square रेशियो PQ square 4:9, then AM आपका रेशियो में PM क्या होगा। तो अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल ये है और ये इधर आपका है, तो ABC AM, तो ABC यहां आपका AM हो गया। कोई दूसरा ट्राइंगल आपके पास है, ये PQR और यहां आपका N है, तो उसने कहा है AB का जो स्क्वायर है वो रेशियो में है PQ के स्क्वायर के, और इसकी वैल्यू है 4:9। तो हमसे आपसे पूछ रहा है AM अपॉन पीएन, मतलब एम रेशियो पीएन की वैल्यू क्या होगी, पीएन की वैल्यू क्या होगी। बेटा ये जब अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हमारे दिमाग में आइडिया आ गया ये इक्वल होती हैं, तो इसका 4:9 है, 4:9 है, तो क्या इसका आंसर 4:9 है। आपने ऑप्शन में भी देख लिया 4:9 है, तो बेटा ये नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है और यहां पर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो √4:9, यहां का हो गया 2 और यहां का हो गया 3, तो 2:3 जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जल्दबाजी में स्क्वायर को बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, स्क्वायर को ना भूल जाएं कि इसमें भी स्क्वायर का कोई इंपोर्टेंस है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। वो कह रहा है इफ अगर tan 60 x tan 60 cos 60 इक्वल है sin 60 cot 60 के, तो x की वैल्यू बता दो भैया। x की वैल्यू बता देते हैं, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है x tan 60 और cos 60 ये इक्वल है sin 60
और cot 60 के। चलिए x tan 60 जो होता है वो होता है √3, cos 60 होता है 1/2 और sin 60 जो आपका होता है √3/2 और cot 60 होता है 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, तो यहां आ गया आपके पास x √3/2, यहां आ गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x की जो वैल्यू आ जाएगी 1/√3 और 1/√3 दो ही वैल्यू ऐसी हैं जो 1/√3 वैल्यू रखती हैं। आपका एक तो होता है tan 30 डिग्री, एक होता है आपका cot 60 डिग्री। इन दोनों में से जो ऑप्शन में मिलेगा वो राइट आंसर होगा। अब देख लो जरा, मुझे क्या मिला tan 30 डिग्री। बेटा ऐसा कभी नहीं होगा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है अगर दोनों आ गए तो, हट, दोनों ना आएंगे, एक ही आएगा, या तो tan 30 आ जाएगा या cot 60 आ जाएगा। उस चीज की चिंता ना करें, एक ही आएगा, जिम्मेदारी हमारी, टेंशन मत लो बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, वो कह रहा है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 है, तो हमसे पूछ रहा है देन tan थीटा प्लस cot थीटा आपका क्या होगा। तो आपके पास जो ये लिखा हुआ है sin थीटा प्लस जो cos थीटा है वो आपका इक्वल है √2 के। तो हमसे पूछ रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर बता दो क्या होगा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल में पूछ रहा है क्या होगा। चलो जी भैया इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा और cos थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 के। ये तो आपका 1 हो गया, ठीक है। 1 प्लस 2 sin थीटा, cos थीटा जो है वो 2 के इक्वल है। 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो 2 sin थीटा cos थीटा जो है आपका इक्वल आ गया 1 के। और जो sin थीटा और cos थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2। sin थीटा और cos थीटा की जो वैल्यू है वो हो गई 1/2। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं सिंप्लीफाई, तो ये आपका cos tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है जी, प्लस cos थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है जी। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो sin थीटा cos थीटा आ गया, sin थीटा cos थीटा, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो sin स्क्वायर थीटा और cos की cos में करी तो cos स्क्वायर थीटा। sin और cos कितना होता है 1, तो 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना 1/2, तो 1/2 ये पहुंच जाएगा ऊपर 2/1, 2/1 का मतलब 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, वो कह रहा है 9 इफ द गिवन फिगर, आपको गिवन फिगर है वो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, डीई पैरेलल है बीसी के, एई ए यूनिट ऑफ ईसी, बी के डीई एक्स के यूनिट बीसी बाई, चलो मैं बनाता हूं, एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ये ट्राइंगल ए है, बी है, सी है, और यहां एक लाइन है आपका जो डीई है। अब उसने कहा है डीई जो है ना वो पैरेलल है बीसी के, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो एई जो है वो ए यूनिट है, एई जो है वो ए यूनिट है, ठीक है, ईसी जो है वो बी यूनिट है, ये आपका बी यूनिट है, ठीक है। उसके बाद डीई जो है एक्स यूनिट है, ये आपका एक्स यूनिट है, और आपके पास बीसी जो है वो वाई यूनिट है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा रिलेशन ऐसा है जो ट्रू होगा। अब मैं क्या करता हूं, पहले ये छोटू ट्राइंगल और बड्डू ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर लेता हूं। कौन कौन से ट्राइंगल को, तो यहां लिखूंगा मैं ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, मैंने छोटू और बड्डू ट्राइंगल को कर लिया पहले सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो देख लो जरा, देख लो जरा, अब ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो मैं लिख देता हूं एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है जी। ऐसे ही मेरा ई वाला जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा बी वाले के, तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल ई है वो एंगल सी के बराबर होगा, बी नहीं सॉरी सी, तो इसका सेम रीजन है। तो ट्राइंगल ए डी ई जो है वो आपका सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, आपका ए बी सी के। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा,
सेम होगा। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले डीई साइड लिखा है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी बीसी। अब मैंने छोटे वाले ट्राइंगल की एई साइड लिखा है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी एसी। इनकी वैल्यू पुट कर दो, इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो इनकी वैल्यू पुट करने पर क्या मिलेगा वो देख लो जरा। यहां डीई की जो वैल्यू है, डीई की जो वैल्यू है वो x है, और बीसी की जो वैल्यू है वो y है, और यहां एई की जो वैल्यू है वो a है, और जो AC की वैल्यू है वो a प्लस बी होगी। क्या होगी? a प्लस बी। तो a प्लस बी, a प्लस बी। मुझे वैल्यू जो चाहिए वो देख लेते हैं क्या होगी। वैल्यू इसमें से कौन सा चाहिए, तो इसमें भैया मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालकर इधर लिख देता हूं। x की वैल्यू होगी इस वाले नंबर से इसमें ay अपॉन a प्लस बी। क्या x की वैल्यू है कहीं? क्या x की वैल्यू है कहीं? ay अपॉन a प्लस बी। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूं, अब दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब सही है। वो क्वेश्चन नंबर 10 वो कह रहा है ए बी, अरे रे 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 मेरे बाबू, मेरे सोना कहां जा रहा है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AD पैरेलल टू BC। एक आपको ट्रेपीजियम बनाना है, तो लो 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 मचक आ गया। ये ABCD एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। जो AD है वो पैरेलल है आपके BC की, भैया ये पैरेलल रख दिया। AD 4 सेंटीमीटर है आपका, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ओके, इफ द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो इसमें जो डायगोनल है वो डायगोनल जो मैंने खींचा, तो चलो डायगोनल भी खींच लिया। एक डायगोनल इसका ये हो गया, ठीक है, एक डायगोनल इसका ये हो गया। ये O पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, कर लिया। सच दैट OA और OC, ये आपको दे रखा है OA अपॉन OC इक्वल है DO अपॉन OB, और इसका रेशियो इक्वल है 1/2। चलो ये तो सबसे पहले आपको ये वाला एक छोटू ट्राइंगल दिख रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कर लेते हैं सिमिलर। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल AOB जो है वो ट्राइंगल सिमिलर करना है ट्राइंगल किसके, COD के। तो देखो जरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल B बराबर एंगल D, AIA, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, AIA। मतलब आपका एंगल जो A है वो इक्वल हो जाएगा एंगल C के, और इसका सेम रीजन होगा। ओके, तो अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ जाएगा, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो इक्वल आ जाएगा, मतलब आपका OA अपॉन OC इक्वल आ जाएगा OB अपॉन OD के। OA अपॉन OC और OD अपॉन OB ये किसके इक्वल है, 1/2 के। और जो AD साइड है आपका, और ये आपका मान लो ये ट्रेपीजियम की ये जो साइड्स हैं एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा भैया, OB अपॉन OD जो है आपका 1/2 हो गया, और हमसे क्या पूछ रहा है, BC पूछ रहा है। अच्छे अच्छे, इनकी साइड्स और ये वाली साइड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो देखो जरा, ये आपका AD अपॉन BC इक्वल आपका ये वाला जो रेशियो है आपका 1/2। तो ये कितना हो गया, AD की जो वैल्यू है वो 4 अपॉन BC इक्वल, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल में BC चला जाएगा, 4 × 2 इक्वल्स टू BC, और 8 इक्वल्स टू BC। तो जो BC की वैल्यू है वो हो जाएगी 8। मतलब ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 वो कह रहा है इक्वेशन 11 में इफ टू टेंजेंट्स
inclined at the angle 60 are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equals to। लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपसे पूछ रहा है। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पर एक सर्किल फॉर्म करता हूं। मान लीजिए ये कोई सर्किल मैंने फॉर्म किया, और ये सर्किल फॉर्म करने के बाद मुझे इस पे दो टेंजेंट लगानी है। दो टेंजेंट लगाता हूं मैं। एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट आपका ये हो गया, ठीक है। और ये यहां पर आपका हो गया सेंटर, यहां से सेंटर हो गया ये 90 डिग्री का, और यहां पर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो ये 60 डिग्री का था, तो 30 ये हो गया और 30 ये हो गया। आपको रेडियस दे रखी है 3, तो ये भी 3 होगी रेडियस, ये भी 3 होगी, 90 डिग्री होगा। अब मैं आपको अगर एक ट्राइंगल ऐसा बना दूं, प्यारा सा सज्जन सा, मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर 90 डिग्री है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, और यहां मुझसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ दी टेंजेंट। मतलब यहां अगर मैं लिखूं ए, यहां बी, यहां ओ, यहां सी, तो यहां ओ, यहां सी, यहां ए, मुझसे एसी की लेंथ पूछ रहा है। अब मैं आपसे कहूं ये वाला तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो tan रिजल्ट बनाता है कि नहीं बनाता, और यहां एंगल दे रखा है 30, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि भैया जो tan है, tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, थीटा की वैल्यू मेरे पास 30, तो tan 30 परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, और बेस मुझे पता है AC है। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 3 AC। AC की जो मुझे वैल्यू चाहिएगी, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 3/√3, AC की वैल्यू होगी 3/√3, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जल्दी से लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को कर दो शेयर, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हर रोज हम आपके साथ कुछ बेहतरीन कंटेंट लेकर उपस्थित होते हैं। हमारा मकसद आपको पढ़ाना नहीं, केवल टॉपर्स और रैंकर्स बनाना है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, तो वो कह रहा था एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, एक स्क्वायर है, तो क्यों ना हम एक स्क्वायर फॉर्म कर लें, और जो स्क्वायर है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म करें कि ये आपका एक स्क्वायर है। ओके, इसके अंदर आपको एक बनाना है सर्किल। ओके, तो ये रहा सर्किल थोड़ा सा छोटा, अब ये हो गया पक्का, ये रहा भैया। अब यहाँ पे महाराज जी जो होंगे वो सेंटर लेके बैठे होंगे, ठीक है। तो उसने कहा है जो स्क्वायर की जो स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि भैया ये सबसे बड़ी जो लेंथ होती है सर्किल में, उसको हम सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में डायामीटर है, डायामीटर है। तो डायामीटर ऑफ सर्किल आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। मैं आपसे कहूं भैया रेडियस बता दो, तो 6/2 3 सेंटीमीटर। अब मुझसे क्या पूछ रहा था, एरिया ऑफ सर्किल, द एरिया ऑफ सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। तो एरिया पूछ रहा है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पे पाई दे रखा है, आर की वैल्यू 3 × 3, तो 3 3 या 9, 9 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा और टेलीग्राम, फेसबुक सब कुछ है, जहां भी आपको हमें फॉलो करना है फॉलो करिए। टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको बेहतरीन बेहतरीन जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। भैया इस पे लिख दो IMP, इस तरीके का क्वेश्चन आपको महारत हासिल करवा देते हैं। वो कह रहा है द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस जो हाइट का जो सम है वो हमें दे रखा है एक किसी भी क्यूबॉइड का 6/3, 6/3 आपको दे रखा है। उसके बाद कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2/3। डायगोनल की लेंथ क्या होती है, डायगोनल की लेंथ होती है आपके पास अंडर में L² प्लस B² प्लस H², इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी 2/3, 2/3। हमसे पूछ रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो TSA ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास जो होता है क्लास 9th और 10th में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। TSA ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH
प्लस HL, और ये आपका सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। तो भैया जो मेरे पास L प्लस B प्लस H जो है वो 6√3 है, इसका कर देते हैं हम स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर और यहाँ 6√3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL होगा तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, लिख दिया 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 6 6 या 36 और 6 108 36 या 108, हाँ सही है। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H की वैल्यू हमारे पास ये रही। इसका स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर करने पर रूट तो हट जाएगा, 2 दूनी 4 4 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस 2। इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स टू 108। तो 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 108 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा और 2 से डिवाइड लग जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। 8 में से 2 गए 6 और 10 में से 9 बटा 2, 2 चौक 8, 2 8 16, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर 48। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट में अब बताइएगा कि आपकी समझ आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ आर डाटा इज 24। आपसे कह रहा है अगर मैं मोड में से अगर मीडियन को घटा देता हूं तो मेरे पास आता है 24, ठीक है। वो कह रहा है देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, तो वो कह रहा है मीडियन में से अगर मैं मीन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा। तो मैं आपको 1 मार्क्स का एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आपको बता देता हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वो जो क्वेश्चन फॉर्मूला आपके पास होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आपके पास होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ये नंबर आपके पास इस तरीके से भी लिखा जाता है, 3 मीडियन जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, मोड प्लस 2 मीन के, मोड प्लस 2 मीन के आपके इक्वल होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक मीडियन ना दोनों तरफ से घटा देता हूं, एक एक मीडियन मैं अपनी मर्जी से दोनों तरफ से घटा रहा हूं। तो मैं थोड़ा पेन को चेंज करके लिखता हूं। यहां आपके पास 3 मीडियन था, उसमें से मैंने 1 मीडियन को घटा दिया और यहां पर भी मोड प्लस 2 मीन था, उसमें से मैंने 1 मीडियन आपका घटा दिया। घटाने पर यहां मेरे पास 2 आपके पास मीडियन आया और यहां आपके पास मोड माइनस मीडियन प्लस 2 मीन बचा, सही है ना। मोड और माइनस मीडियन की वैल्यू आपको दे रखी है, मोड में से मीडियन घटाते हैं तो 24 आता है, तो 2 मीडियन आपका 24 प्लस 2 मीन हुआ, ठीक है जी। अब देखो तो यहां पर 2 मीडियन माइनस 2 मीन इधर आ जाएगा, इक्वल हो गया 2 के 24 के, ठीक है। अब 24 के इक्वल हुआ है तो मैंने यहां से 2 कॉमन लिया, आपका हो गया मीडियन माइनस मीन इक्वल हो गया 24। तो आपके पास जो मीडियन माइनस मीन पूछा है वो हो जाएगा 24/2 डिवाइड करा तो 12। और अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास, जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है वो हम चेक कर लेते हैं, 12। तो जी ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका होगा राइट आंसर। चलिए चलते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग आ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। मानिए मेरे पास जो एक रोड है ये है, इसकी जो डिस्टेंस है
वो 11 किलोमीटर दे रखी है। 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 11,000 मीटर होगा। अब मेरे पास मानो ये कोई सर्कुलर व्हील है जिसमें आपको रेडियस जो है वो दे रखा है 0.25 मीटर। अगर मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, चक्करों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ आपको रिवॉल्यूशन निकालना है, तो रिवॉल्यूशन निकालते हैं हम टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 11,000 मीटर अपॉन 2 पाई आर। चलो सॉल्व कर लो। 11,000 मीटर आपके पास अगर दे रखा है तो उसको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहां लिखिए, ओवर 2 की वैल्यू और पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू है देखो 0.25, तो 0.25 को पॉइंट हटा के 100 लिखूं, 25 25/4 1/4 हो जाएगा। हाँ जी 1/4 हो गया। तो 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 11, तो यह आपका आया 11,000 अपॉन 11/7, 7 चला जाएगा ऊपर, तो 11,000 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11, 7/11, 11 से कटा 1000 टाइम्स, तो 1000 इंटू 7 आपका आ जाएगा 7000। तो कौन सा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने, थोड़ा ध्यान से समझना। वो कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास ये दे रखा है भैया, वो पूछ रहा है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में सबसे बड़ा नंबर चेक करो 20, 20 में लोअर लिमिट इसकी कितना हो गया। मॉडल क्लास लिखता हूं मैं पहले, मेरे पास इसकी जो मॉडल क्लास है, मॉडल जो क्लास होगी मेरे पास, मॉडल क्लास हो गई 20 से 15 से 20, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर इसी में है। ठीक है, ओके ठीक है जी। तो इसकी लोअर लिमिट हो गई 15। आ जाओ मीडियन, मीडियन निकालना है तो मीडियन में निकालते हैं सीएफ। इस नंबर को यहां रखो, इसको इसमें जोड़ दो, 25 हो गया, इसको इसमें जोड़ो तो 37 हो गया, इसको इसमें जोड़ो तो 57 हो गया, इसको इसमें जोड़ो तो 9 और 7 16, और कितना हो गया 6। और ये आपका जो नंबर है एन आ गया 66, n/2 जो आपका हो जाएगा वो हो गया 33। ठीक है, और 33 आएगा इस वाले नंबर में, तो इसका हो गया 10, इसकी लोअर लिमिट हो गई 10, 10 और 15 हो गया 25। 25 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन जो बी रहेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका 25। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। कम से कम 6 बार, कम से कम 6 नंबर को आने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। आइए मैं आपको इसका फिगर दिखा देता हूं। तो देखो काउंट करो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बार आ रहा है 11। टोटल जो नंबर है मेरे पास, टोटल नंबर है 36, टोटल नंबर 36। अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ मुझे 6 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आपका हो जाएगा, और जिसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अभी हमने चेक किया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 11 टाइम्स आ रहा था, टोटल आउटकम्स 36, तो आपका हो जाएगा 11/36। तो ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। तो उसमें कह रहा है फॉर 5 tan अल्फा इक्वल्स टू 4, वो दे रखा है आपको 5 tan अल्फा जो है वो आपको इक्वल है 4 के। मैं आपसे कहूं बताओ जी मुझे tan अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो 4/5 होगा, मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया, हाँ tan बीटा है, ठीक है
मैं लिख देता हूं tan बीटा और tan बीटा, ठीक है। ओके, हमसे जो पूछ रहा है उसको देख लो। फाइन 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं मुझे tan लिखना है तो tan को कैसे लिख सकता हूं मैं, sin बीटा अपॉन cos बीटा, यस 4 अपॉन 5। तो साइन में अगर हम cos से डिवाइड लगाते हैं तब tan बनता है, तो भैया जी इसमें सम में cos से डिवाइड लगा दो, तो ये 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा, ये आपका हो गया 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा प्लस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा। तो देखो ये आपके पास आया 5 tan बीटा माइनस 2 और ये आ गया 5 tan बीटा, और इसको थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दिया, तो 5 tan बीटा और ये प्लस का 2, वैल्यू पुट कर दो। 5 tan बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 4 अपॉन 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 तो ये हो गया 5 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस का 2, 5 4 या 20 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 1, ऐसे इधर हो जाएगा 25 माइनस और प्लस 2 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 बटा 2, ऐसे हो जाएगा 20 प्लस 10 बटा 2, 2 से 2 कटा, 20 में से 10 गए तो 10, 20 में 10 जोड़े 30, मतलब 1/3। यस, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 1/3 विच ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आपका इसी बार सीबीएसई ने आपसे पिछली बार और अब आपको दिया है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी बेस ही है आपके, ये है ना, असर्शन और रीजन वाले हैं। तो देखिए जरा क्या है पहला वाला क्वेश्चन। वो कह रहा है आपको डायरेक्शन में, इफ द क्वेश्चंस नंबर 19 एंड 20 एज अ स्टेटमेंट ऑफ ए असर्शन ए फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला वाला देख लेते हैं। वो कह रहा है ए स्टेटमेंट, और इसमें असर्शन में कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780, प्रोडक्ट जो दे रखा है वो 5780 दे रखा है, ठीक है। एंड देयर एचसीएफ इज 17, इसका जो एचसीएफ है वो आपको दे रखा है 17, ठीक है। एंड देयर एलसीएम इज 340, तो इसका एलसीएम जो है वो है आपके पास 340। फिर आपके दूसरे स्टेटमेंट में कहा है कि रीजन में एचसीएफ इज ऑलवेज ऑफ अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, बिल्कुल सही है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि भैया अगर हम एचसीएफ में उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट के इक्वल आता है। एचसीएफ 17, एलसीएम है 340, इक्वल आता है प्रोडक्ट के, तो 5780 के इक्वल आएगा। इनका प्रोडक्ट करके देख लो, अगर इक्वल आता है तो फिर आगे 17 0 17 चौका 68, 6 17 51 और 6 57, इसके बराबर आ रहा है। हाँ जी बराबर आ रहा है। अब आ जाओ रीजन पे, दोनों सही है। हाँ बिल्कुल, ऑलवेज फैक्टर ही होता है सीएफ। अब आ जाओ पहले, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। फिर दूसरे वाले में कह रहा है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट ए। ठीक है, इसका मतलब समझ लो। इसमें जो दिया गया है उसका मतलब आपको मैं बता देता हूं, उसका मतलब क्या है, तब आपकी समझ आएगा। पहले वाले पे आ जाओ। वो कह रहा है बोथ असर्शन, बोथ असर्शन मतलब आपका ये असर्शन है ए एंड रीजन आर, दोनों के लिए बता रहा है। बोथ का मतलब असर्शन और रीजन आर ट्रू, तो एक दूसरे के ट्रू है। हाँ भैया, एचसीएफ में अगर एलसीएम की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट से कर देते हैं तो इक्वल आ जाता है। दूसरा ये भी सही लिखा है कि एचसीएफ हमेशा उसका फैक्टर होता है एलसीएम। एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, नहीं। वो कह रहा है एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर होता है। तो आपका होता है भैया,
फैक्टर के नहीं होता, नहीं होता। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 20 लास्ट है। स्टेटमेंट ए, assertion if the coordinates of the midpoints of side AB and AC triangle D, D है 3,5 and E है -3, -3 रेस्पेक्टिवली 20, 20 है 20। अब आओ जरा, अब आपको एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लो ये एबीसी है और यहां डी है और यहां ई है। तो कह रहा है डी के जो है वो कितना है 3,5 है और ई के -3, -3 है, और जो बीसी है वो 20 है। अगर ये लेंथ 20 है तो बेटा ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और ये इसके हाफ भी होती है, तो ये 10 होगी, ये इसके कितना हो जाएगी 10 होगी, ठीक है। अब पहले वाले में कह रहा है स्टेटमेंट में आपसे रीजन आर द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल हाफ ऑफ इट। हाँ बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, ये कहा है कि अगर इस साइड के मिड पॉइंट से डी पॉइंट है, इस साइड के मिड पॉइंट से ई पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट से खींची हुई लाइन डी ई है तो बीसी लाइन के वो पैरेलल होगी और हाफ होगी, तो पैरेलल भी है इसके हाफ भी है, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ जरा, वो कह रहा है बोथ में मतलब एसर्शन और रीजन दोनों की बात कर रहा है। आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। हाँ तो भैया यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आज हमने जो सेक्शन ए था, आज हमने किया है इस वीडियो में सेक्शन ए। तो नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आप जब ऊपर आई के बटन पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप जल्दी से अपना ओवरव्यू मुझे बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।